सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जिसमें बाबा साहब की गरिमामय उपस्थिति होती है, और उप समिति संख्या 2 जिसे प्रांतीय संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिलती है। प्रथम बैठक में ही 4 दिसंबर 1930 को बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण होता है, और बाबा साहब दलितों के पक्ष को रखते हुए, अछूतों अस्पृश्यों का पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहते हैं, जानना हर अम्बेडकरवादी के लिए बहुत जरूरी है। तो सम्मानित साथियों, बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि पूरा खंड 5 जो है गोलमेज सम्मेलन को समर्पित है। तो ऐसे में आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। पेज नंबर हम आपको बता दें, पेज नंबर 13 से लेकर हम बात करेंगे पेज नंबर 17 तक, जिसमें बाबा साहब का हूबहू भाषण हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। एक भी शब्द का हम फेरबदल नहीं करेंगे, और हूबहू जैसा कि बाबा साहब ने यहाँ पर कहा है पूरी बात हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने विचार 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखूंगा। वो 3 शीर्षक क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तब बाबा साहब कहते हैं यथा नंबर 1 प्रांतीय स्वायत्तता, नंबर 2 प्रांतों में उत्तरदायित्व, नंबर 3 प्रांतीय सेवाएं। यानी कि प्रांत से संबंधित, क्योंकि प्रांतीय संविधान के गठन के संबंध में उप समिति संख्या 2 है, जिसके बाबा साहब स्वयं सदस्य भी होते हैं। ऐसे में इस सदस्य होने के नाते बाबा साहब का विचार लिया जाता है, व्यू लिया जाता है। हमारे साथियों, ये भी हम आपको बता दें 1930, 31, 32 ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन होता है, यहाँ जो डिस्कशन होता है, यहाँ से जो रिजल्ट निकलता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 बनकर आता है। भारत सरकार अधिनियम, आपको ये भी मालूम है, जब बाबा साहब ने संविधान की रचना की, जो वर्तमान में लागू है 26 जनवरी 1950 को जो पूरी तरह से लागू हो गया था, उस भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का भी कई आर्टिकल्स को लिया गया है, काफ़ी प्रावधानों को यहाँ से लिया गया है। कारण यही है कि 1930, 31, 32 में बाबा साहब के बहुमूल्य विचार यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी शामिल थे, और ऐसे में यहाँ से जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे वो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने सम्मिलित किए थे। मेरे साथियों, अब सुनिए इस भाषण को बाबा साहब का, आप स्वयं भी अंदाजा लगा लेंगे। बाबा साहब 3 बिंदुओं को लेकर स्पष्ट करते हैं कि प्रांतीय संविधान लिखने से पहले, प्रांतीय संविधान बनने से पहले इन 3 बिंदुओं पर गौर करना बहुत जरूरी है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में उत्तरदायित्व और प्रांतीय सेवाएं। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय सेवाओं को पृथक पृथक मानता हूं। प्रांतीय स्वायत्तता के प्रश्न से प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका बनाम केंद्र सरकार और केंद्रीय विधान मंडल के संबंधों की परिभाषा का प्रश्न उठता है। पहली बात यह है कि कुछ लोगों का विचार है कि अब समय आ गया है जब प्रांतीय सरकारों को परिस्थितियों के अनुरूप पूर्ण स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए और केंद्र सरकार के वर्तमान नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। महोदय, इस बात को लेकर बाबा साहब क्या कहते हैं जानना जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं, महोदय, इस संबंध में मैं अपना ये विचार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता कि इस सम्मेलन में मैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उनकी तथा समूचे भारत के हितों और विशेष रूप से मेहनतकश वर्गों की विचारधारा यह है कि प्रांतों को स्वायत्तता देने के लिए भविष्य में नए संविधान के निर्माण के समय हमें उन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा जो प्रांतीय स्वायत्तता में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। आखिर प्रांतीय स्वायत्तता में बाधक तत्व कौन से हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता में सबसे पहला बाधक तत्व यह है कि इसे प्रांतीय स्वरूप के ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत होना चाहिए जो प्रांतीय होने के साथ साथ अखिल भारतीय स्वरूप के भी हों। ऐसे विषयों के बारे में प्रांतों को तो अधिकार होने चाहिए, किंतु उन्हें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा। श्रमिक कानूनों का संबंध काश्तकारों और कृषि विषयक दोनों को प्रभावित करने वाले कानूनों से है। भारत जैसे देश में निस्संदेह इन्हें प्रांतीय विषय माना जाना चाहिए, फिर भी इन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल प्रांतों का विषय नहीं माना जा सकता। प्रांतीय स्वायत्तता के होते हुए भी इस प्रकार के विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र भी होना चाहिए।
दूसरे, प्रांतों को यथासंभव पूर्ण स्वायत्तता देने की दृष्टि से भारत के भावी संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन के समय अपरिभाषित शक्तियों को केंद्र में ही निहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, किंतु हम जानते हैं कि भारत में अलगाव की भावनाएं विद्यमान हैं। यहाँ राष्ट्रीय भावना की तुलना में प्रांतीय एवं संकीर्ण भावनाएं अधिक प्रबल हैं। जब हम एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण कर रहे हैं जिसके एककों को पूर्ण स्वायत्तता होगी, हमें भारत को एक मजबूत और संगठित देश बनाने की समस्या का भी सामना करना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे विचार से शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित करने से प्रांतों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कनाडा के मामले में प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने जिस प्रकार शक्तियों के आरक्षण का निर्वचन किया है, उसका ये अविभावी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका अभिप्राय ऐसी शक्ति से है जिसे विशेष रूप से प्रांतों को आवंटित नहीं किया जाता, बल्कि किसी क्षेत्र में आपात रूप में अस्तित्व में आती है। मेरे विचार से इसे प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में दूसरी चीज जिस पर मैं विचार प्रकट करूंगा वह यह है कि अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के हित संरक्षण की दृष्टि से स्वायत्तता को सीमित किया जाना चाहिए। भारत के नए संविधान के कारण पैदा होने वाली स्थिति का अनुमान लगाते हुए ये कहा जा सकता है कि कतिपय प्रांतों में कुछ जातियां बहुसंख्यक होंगी, किंतु प्रांतों में दलित वर्ग जिनका मैं प्रतिनिधि हूं अल्पसंख्यक होंगे। चूंकि सभी प्रांतों में दलित वर्ग अल्पसंख्यक होंगे, हम प्रांतों में बहुसंख्यक वर्गों को इन गरीब लोगों के भाग्य पर निरंकुश एवं अविच्छिन्न अधिकार कैसे दे सकते हैं कि उन्हें कुप्रशासन के विरुद्ध अथवा उनके हितों की उपेक्षा किए जाने पर अपील करने का अधिकार भी न हो। प्रांतीय सरकार के ऊपर किसी प्रकार का प्राधिकरण अवश्य हो जो उन्हें प्रांतीय बहुसंख्यकों द्वारा पैदा की गई विपरीत स्थिति से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सके। मैंने इन तीनों बातों की ओर आपका ध्यान दिलाया है जो मेरी राय में भारत में प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाती हैं। बस आगे कहते हैं कि प्रांतीय सरकारों में उत्तरदायित्व के प्रश्न के बारे में सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस बात पर निर्भर है कि प्रांतों में विधानमंडल का स्वरूप क्या होगा। यदि विधानमंडल में प्रांत की समूची जनता को प्रतिनिधित्व मिलेगा, यदि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग जिसे अपना अस्तित्व खतरे में होने का भय हो को प्रभावी भूमिका दी जाएगी, तो प्रांतीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मान लेने में कोई हानि नहीं है। यह मेरा प्रथम विचार है। यदि विधानमंडल के सभी वर्गों को पूरा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो जिन विषयों को सार्वजनिक नियंत्रण के लिए हस्तांतरित किया जा रहा है उनके संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि विधानमंडल के सभी वर्गों को पूरा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इस बारे में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या प्रांतों में सामूहिक उत्तरदायित्व हो अथवा व्यक्तिगत, तब बाबा साहब कहते हैं ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि उत्तरदायित्व न सिर्फ सामूहिक हो अपितु अनिवार्यतः सामूहिक हो। मैं विधान परिषद का सदस्य रहा हूं और मैंने देखा है कि प्रांतों में सरकारों ने कैसे कार्य किया है। मेरा तथा अन्य लोगों का जो सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, ये दुखद अनुभव है कि सरकारें ढीले महासंघ के रूप में कार्य करती रही हैं, जिनका किसी स्वीकृत नीति विशेष पर पूर्ण अथवा एक मत दृष्टिकोण नहीं रहा है। मंत्रियों को भिन्न भिन्न राय रही है और उनमें एक दूसरे के समर्थन की कभी इच्छा नहीं रही। इसका परिणाम क्या हुआ? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से किसी सुविचारित नीति को विधान परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया हो। किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया गया और हम नहीं चाहते कि भविष्य में भी ऐसा हो। मैं स्वीकार करता हूं कि मंत्रिमंडलों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सुझाव का मैं बहुत अधिक समर्थक नहीं हूं। मैं इस तथ्य को भूला नहीं हूं, बल्कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो संभव है और इस बात की पूरी संभावना है कि प्रशासन के उन मामलों पर जो उनके दैनिक जीवन के हितों को प्रभावित करते हैं, उन मंत्रियों की नीति से विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिसका मुख्य हित संप्रदायवाद है। मैं इस बात को एक क्षण के लिए भी नहीं भुला सकता, किंतु इस प्रकार की बुराई से बेहतर ढंग से भी निपटा जा सकता है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अल्पसंख्यकों को उनके हितों के संरक्षण की संवैधानिक गारंटी अधिनियम में ही दे दी जाए तो हमारी आशंका है कि मंत्रिमंडल में सांप्रदायिक तत्वों का प्राधान्य रहेगा।
दूर हो जाएगी और मंत्रिमंडल में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं होगी। बादशाह कहते हैं कि यद्यपि मेरी इच्छा है कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसे ये अनुभव करना चाहिए अथवा उसे अनुभव कराया जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि हम ये बात एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते कि मंत्रिमंडल का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण पद होता है। एक मंत्रिमंडलीय मंत्री का दायित्व न केवल अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना है, बल्कि उसे पूरे प्रांत की सुरक्षा और हितों की भी देखना होता है। उसके लिए योग्यता और क्षमता की जरूरत होती है, केवल सांप्रदायिक दृष्टिकोण की नहीं। मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक एवं दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के ऐसे प्रावधान किए जाएं कि बहुसंख्यक समुदायों से आए मंत्री संवैधानिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई कार्य अथवा उनके हितों की उपेक्षा न कर सकें। गवर्नर और मंत्रिमंडल के बीच संबंधों के प्रश्न के बारे में यह स्पष्ट है कि उत्तरदायी सरकार और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित किसी भी संविधान के अंतर्गत गवर्नर देश के दिन प्रतिदिन प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह उत्तरदायी सरकार और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से विपरीत होगा। सरकार को सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर दिन प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने दिया जाना चाहिए। जब ये सुझाव दिया जाता है कि आपात शक्तियों को गवर्नर में निहित किया जाए, तो मैं उसका तात्पर्य नहीं समझ पाता। क्या इसका तात्पर्य यह है कि जब आपात स्थिति पैदा हो तो गवर्नर को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो कानून, अध्यादेश अथवा उपाय वह उचित समझे उन्हें जारी कर दे, चाहे मंत्रिमंडल ने उसका विरोध किया हो? मैं अच्छी तरह समझता हूं कि गवर्नर को ऐसी सरकार को बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए जो उसके विचार में देश के हित में कार्य नहीं कर रही है। किंतु मैं यह बात नहीं समझ सकता कि यदि गवर्नर को मंत्रिमंडल के बिना कार्य करने की अनुमति हो तो उस प्रांत में उत्तरदायी सरकार कैसे हो सकती है। यह एक बात है कि गवर्नर का मंत्रिमंडल ऐसा हो कि किसी आपात स्थिति में वह उसके साथ सहमत हो सके, किंतु ये कहना दूसरी बात है कि जब आपात स्थिति पैदा हो तो गवर्नर को मंत्रिमंडल की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रश्न पर कुछ समझौता होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं सका हूं। सेवाओं के प्रश्न पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। मैं सिद्धांत रूप से स्वीकार करता हूं कि प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत प्रांत की सेवाओं को विनियमित करने की शक्ति उसी प्रांत में भी तो, और प्रांतों को अपनी इच्छा, साधनों और परिस्थितियों के अनुरूप सेवाओं के भारतीयकरण करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं एक विचार व्यक्त करने के लिए बाध्य हूं और वह है, मैं इस तथ्य को भूल नहीं पाता कि भारतीयों में सांप्रदायिक मानसिकता है। हमें आशा है और यही मात्र एक आशा है कि ऐसा समय आएगा जब सभी भारतीय समस्याओं को सांप्रदायिक दृष्टि से देखना बंद कर देंगे। किंतु यह मात्र एक आशा है, सत्य नहीं है। तथ्य यह है कि भारतीय वर्ग और वर्ग में, संप्रदाय और संप्रदाय में भेदभाव करते हैं और उनके भेदभाव की यह भावना अपने विधि प्रशासन को लागू करते समय भी रहती है। मैं इस तथ्य को भुला नहीं पाता। मैंने इस तथ्य के कारण गंभीर मुसीबतों का सामना किया है। भारत के भावी संविधान को लेकर मेरे मन में यह आशंका है कि दलित वर्गों की इस वर्तमान स्थिति और उनमें शिक्षा के कम प्रचार प्रसार के कारण तथा इस तथ्य को देखते हुए कि उदाहरण के तौर पर बंबई प्रेसिडेंसी में राजपत्रित पद पर शायद एक भी व्यक्ति नहीं है। एक माननीय सदस्य बीच में बाबा साहब को काटते हैं। बाबा साहब कहते हैं राजपत्रित पद पर शायद एक भी व्यक्ति नहीं है। तो बंबई प्रेसिडेंसी में तब एक माननीय सदस्य जो होते हैं उप समिति संख्या 2 के, वो खड़े हो जाते हैं और बाबा साहब को बीच में रोक देते, कहते हैं एक व्यक्ति है जो दलित वर्गों का है। तब बाबा साहब क्या कहते हैं जानना जरूरी है। तब बाबा साहब कहते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति है जो अपवाद है। इस व्यक्ति को वहां पहुंचाने के लिए मुझे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, इसे आप जानते हैं। प्रश्न पूछ लिया उस माननीय सदस्य से बाबा साहब ने, क्या आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को सदन में पहुंचाने के लिए मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और वह व्यक्ति माननीय सदस्य निरुत्तर थे मेरे साथियों। तब बाबा साहब कहते हैं मुझे भय है कि सेवाओं में भारतीयों को लेने से अत्याचार फिर बढ़ेगा।
सेवाओं में भारतीयों को लेने से अत्याचार फिर बढ़ेगा और इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कुछ समय के लिए सेवाओं में अंग्रेजों को रखा जाए। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि भारतीयों को लिया ही न जाए। हमारे हितों को ध्यान में रखकर सेवाओं का भारतीयकरण धीमी गति से किया जाए। मेरे दृष्टिकोण में यही बातें थीं जिन्हें मैं व्यक्त करने का इच्छुक था। हमारे साथियों, सेवाओं के बारे में कहते हैं, प्रांतीय जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, वहां पर बाबा साहब कहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए अंग्रेजों को ही रखा जाए, अंग्रेज ही सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों और धीरे धीरे, क्योंकि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व तो शून्य है, ऐसे में धीरे धीरे दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। और एकदम यदि भारतीयों को सौंप देंगे सारी सेवाएं तो भारतीय यहां पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। और बाबा साहब स्पष्ट कह चुके हैं कि वो विधि प्रशासन को लागू करते समय भी भेदभाव करते हैं और इसलिए सरकारी सेवाओं में यदि आप भारतीयों के लिए खोल देते हैं तो उसमें दलित वर्गों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो बाबा साहब सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंग्रेज जब सरकारी अधिकारी रहेंगे तो वो न्याय करेंगे और सभी अल्पसंख्यकों को, सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। इस बात को बाबा साहब कहते हैं बहुत स्पष्ट ढंग से। और ये प्रांतीय संविधान की रचना के समय बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दे दिए हैं। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि बाबा साहब ने 3 शीर्षकों के तहत उप समिति संख्या 2 के समक्ष ये बात रखी है। वो 3 शीर्षक कौन से हैं? आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश क्रांतिकारी होने के साथ साथ बहुत ही प्रेरणादायी है और बाबा साहब का स्पीच से आपको बाबा साहब के जीवन संघर्ष और गोलमेज सम्मेलन की सटीक जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है। आपको तो मिल चुकी है, आप लाभान्वित हो चुके हैं। मेरे साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि जन जन इस जानकारी से लाभान्वित हो। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्तर से भी विशेष प्रयास कर इस अम्बेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।